गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम सेकंड सेशन में एटम्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, एटम कहते किसे हैं। तो जिस तरीके से एक दीवार बनाई जाती है तो उसमें सबसे छोटी ईंट होती है। जिस तरीके से बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक यूनिट होती है और ये हर मटेरियल की, हर मैटर की प्रॉपर्टीज़ के लिए जिम्मेदार होती है। और अकेले एक एटम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसे पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ आएगा। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम मैटर की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। दैट रिमेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। जिसके अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एलिमेंट की होती हैं। एंड द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। और ये बहुत सारे एटम अगर हमारे मिल जाते हैं तो ये ही मिलके एक स्ट्रक्चर एलिमेंट का बनाते हैं। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। कई सारे एलिमेंट हैं, उनके एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इंडिपेंडेंटली। इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। और इस तरीके के एटम टू स्टेट में रहते हैं, दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जो वो दो तरीके हैं वो है, या तो वो आयन की फॉर्म में रहेंगे या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे। अब आयन वो होते हैं जिन पे चार्ज होते हैं। अगर हम बात करें नमक की, तो नमक एक कंपाउंड है NaCl, लेकिन जैसे ही इसे पानी में घोला जाता है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ये आयन की फॉर्म में रह रहे हैं एटम, Na के Na+ की फॉर्म में, Cl के Cl- की फॉर्म में। तो ये आयन हो गए। अगर हम बात करें दूसरे किस प्रकार से रहते हैं तो फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे H2 जो वो हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ आप मॉलिक्यूल को अच्छे से समझ पाएंगे। द एटम ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैसेस। कुछ ही एलिमेंट जैसे नोबल गैसेस, जिनका एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन हैं, आर केमिकली अनरिएक्टिव। ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इंडिपेंडेंटली। इसलिए ये फ्री स्टेट में रहते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं, रिएक्शन किसी से नहीं करेंगे तो फ्री स्टेट में रहेंगे। द टर्म एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर इंडिविजिबल। जो एटम टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से ली गई है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, मतलब जिसे बांटा नहीं जा सकता। बिकॉज इट वाज वंस थॉट दैट एटम वर द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स। पहले ये माना जाता था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है यूनिवर्स में। डाल्टन के जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें भी हमने यही पढ़ा था। एंड कुड नॉट बी डिवाइडेड, और इन्हें बांटा नहीं सकता। वी नो दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। हम जानते हैं आज की डेट में एटम 3 पार्टिकल से मिलके बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं साइज़ ऑफ एटम की, कि एटम का साइज़ क्या होता है। अगर एटम के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो हमें मालूम है कि एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से। रेत के कण से भी बहुत बहुत छोटा, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एटम आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटम बहुत ही छोटा होता है और उसकी रेडियस नैनोमीटर में नापी जाती है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, इससे भी छोटा। 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर।
अब 1 नैनोमीटर होता कितना है? 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, इसका रेडियस 0.1 नैनोमीटर होता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। अर्ली टाइम में डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए थे, उन्होंने सिंबल इंट्रोड्यूस्ड कराया था कि भाई हर का नाम नहीं लिखेंगे, उन्हें एक सिंबल से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने क्या दिए थे वो देखिए। डाल्टन वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम। डाल्टन ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार ये सोचा कि हर एलिमेंट को एक सिंबल से बनाया जाए। तो उन्होंने हाइड्रोजन का ये सिंबल बनाया, कार्बन का ये, ऑक्सीजन का ये, फास्फोरस का, सल्फर का, आयरन का, कॉपर का, लेड का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनियम का, मरकरी का। लेकिन ये बहुत ही कठिन से लगे, तो इसको आगे चल के जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया और इन्होंने कहा कि डाल्टन सिंबल ऑफ आवर एलिमेंट वर डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज़, मतलब इन्हें यूज़ करने में अभी भी असुविधा होती थी और सिंबल इनके बड़े कठिन भी थे। तो मॉडर्न सिंबल जो बनाए गए वो जे बर्जीलियस ने बनाए और उन्होंने क्या किया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन किया नेम का, एलिमेंट का। जैसे आप ये देख रहे हैं जितने भी नाम लिखे हैं ये सारे नाम मॉडर्न टाइम के हैं। अब आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आप इसमें 2-3 चीज़ें पाएंगे कि जो एक लेटर के हैं उनमें पहला लेटर बड़ा है और जो 2 लेटर के हैं उनमें पहला लेटर बड़ा है और दूसरा लेटर छोटा है। यही लिखने का तरीका होता है इनको। आइए ये कैसे लिखे गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। The early days, the element name were divided using a popular places from where they were first time found. पहले के समय में क्या हुआ, मटेरियल के नाम इस हिसाब से रख दिए गए जहाँ से वो मिले। जैसे यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूँ सबका। जैसे कॉपर जो है वो हमें साइप्रस से मिला था, तो हमने उसका नाम Cu रख दिया। सी यहाँ से ले लिया, यू यहाँ से ले लिया। आज के टाइम में हम बात करें तो एलिमेंट के सिंबल जो हैं वो नेम सेंशन करती है IUPAC। IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन और प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था है जो केमिस्ट्री पे काम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये कुछ स्टैंडर्ड मेज़र करती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड माने जाते हैं और केमिस्ट्री में इसी के द्वारा जो भी चीज़ होती है वो फॉलो की जाती है। अगर ये किसी चीज़ को नाम देगी साइंटिफिक नेम तो वही उसी नाम से पूरी दुनिया में वो चीज़ जानी जाएगी। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इट शुड बी नोटेड दैट मैनी सिम्बल्स आर यूजुअली द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ देयर एक्चुअल नेम इन इंग्लिश। या तो एक लेटर होगा या 2 लेटर होंगे इंग्लिश में। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल वुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल अपर केस, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। द सेकेंड लेटर कम इन स्मॉल लेटर इन लोअर केस, मतलब जैसे Cu लिखा है तो C बड़ा करके लिखा जाएगा या अपर केस बोल दो इसे। U जो है वो छोटा लिखा जाएगा, लोअर केस में लिखा जाएगा। अगर एग्जांपल देखो, क्लोरीन, जिंक को Zn लिखा गया, क्लोरीन को Cl लिख दिया गया, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। सिंबल कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके नेम अलग अलग लैंग्वेजेस से ले लिए गए, जैसे लैटिन से ले लिए गए, ग्रेटिन लिखा है ये लैटिन आएगा। जर्मन से ले लिए गए, ग्रीक से ले लिए गए। एक एक एग्जांपल इनका भी दे देते हैं। आयरन, आयरन नाम लैटिन से लिया गया है Fe, आयरन को Fe कहते हैं। यहाँ फेरम आएगा FERRUM। Fe जो है वो फेरम शब्द से बना हुआ है और ये एक लैटिन का शब्द है फेरम।
कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट से बना हुआ है, ये एक जर्मन नेम है। क्लोरीन का Cl जो है वो क्लोरस से बना हुआ है, जो एक ग्रीक नेम है। इस तरीके से इनके नाम रखे गए, अलग अलग नाम कैसे रखे गए। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा कि एटॉमिक मास कहते किसे हैं। मास ऑफ एटम ड्यू टू द मास ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल इज नोन एज एटॉमिक मास। आपको मालूम है एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके कारण जो उसका वेट होता है वही एटॉमिक मास कहलाता है। मास ऑफ एन एटम ड्यू टू द मास ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में ये चीज़ तो बहुत आसानी से और हर बच्चा जानता है। अगली चीज़ आती है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आपने कहा एटॉम की मास की बात हुई है, तो जैसे हम किसी चीज़ को किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, तो क्या इतने छोटे छोटे एटम जो कि हमारी आंखों से दिख भी नहीं रहे हैं, इन्हें केजी और ग्राम में नाप पाना संभव है? तो इन्हें ग्राम में तो नहीं नापा जा सकता। या कलेक्शन ऑफ एटम हो उन्हें ग्राम में नापा जा सकता है, लेकिन एक सिंगल एटम को ग्राम में नहीं नापा जा सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नई यूनिट बनाई जिसे हमने एटॉमिक मास यूनिट कह दिया। एटम के मास नापने की यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो दिस इज़ अ कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ IUPAC के थ्रू कि भाई क्या यूनिट रखी जाए, इन द टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU और U। इसे AMU को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, लेकिन अब ये चेंज होके U से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिसे हम यूनिफाइड मास यूनिट भी कहते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसको 1U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा AMU को 1U भी बोलने लगे हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अब एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम के टर्म में इसलिए बताया गया ताकि आप समझ पाएँ इस चीज़ को, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं तो किसी से कंपेयर करके ही बताते हैं। मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली, अब मास यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आप आइसोटोप क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने एक कार्बन का एटम लिया और कार्बन के एटम के हमने बराबर बराबर 12 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर जब 12 टुकड़े हो गए ये, तो इसका एक टुकड़ा मतलब 1/12 टुकड़ा, इसका जो मास हुआ वो हमने 1 AMU बोल दिया। केवल इतनी सी बात है। और जिस 1 AMU की इसके 1/12 हिस्से का कंपैरिजन हम किसी से भी करेंगे, मतलब हम एक स्टैंडर्ड मान लेंगे, इतने सारे एलिमेंट दे रखे हैं हमें, उसके में हम एक स्टैंडर्ड मान लेंगे और कार्बन के 1/12 एटम की कंपैरिजन उस एटम से कराएंगे जिसका हमें एटॉमिक मास निकालना है। इस तरीके से हमें सबका एटॉमिक मास मिल जाएगा, और यही काम डाल्टन ने किया। हम लोगों को मालूम है कार्बन का जो मास होता है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये उस समय पे निकालना संभव नहीं था, तो इन्होंने इस पे बहुत वर्क किया। आज की डेट में हमारे पास ऐसे भी सोफिस्टिकेटेड यंत्र हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जिनसे हम एक एटम का मास बिल्कुल बराबर निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो ये इन्हें कंपैरिजन करने का तरीका यूज़ करना पड़ा। तो लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे समझते हैं। हमने कहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास
1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन एटम का एक मास का 1/12 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे जो वैल्यू मैंने आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट की बताई। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट यही रखा रहने देते हैं हम लोग, ये 1.99 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12, मतलब 1/12 तो लिख दिया, और मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसको जब सॉल्व आउट किया तो हमारा आंसर आया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इससे हमें ये पता लगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होता है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, वो सुनिए। हुआ क्या कि आप कहोगे सर कार्बन को ही क्यों लिया और किसी को क्यों नहीं लिया, कार्बन के साथ ही कंपैरिजन क्यों किया? तो ऐसा नहीं था कि शुरू में ही कार्बन को लिया। सबसे पहले इन लोगों ने हाइड्रोजन को लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा था। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन को लिया तो हमारे साथ दिक्कत ये आई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट थे उनका एटॉमिक मास यूनिट फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए फिर हाइड्रोजन को नहीं लिया गया। दूसरा एटम लिया गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को इसलिए लिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा था, लेकिन इसके साथ भी ऐसी ही कुछ समस्या आई, फिर इसे भी नहीं लिया गया। और उसके बाद थर्ड नंबर पे 1961 में कार्बन को ले लिया गया और कार्बन से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया गया। अब कार्बन जो है वो लीडर बन गया था, कार्बन जो है वो मॉनिटर बन गया था पूरे पीरियोडिक टेबल का, पूरी क्लास का। तो मॉनिटर बनाते समय हम लोगों, एक टीचर जो चीज़ों का ख्याल रखता है, उन चीज़ों का ख्याल रख के इन लोगों ने मॉनिटर को चुना, मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल जिससे सबका कंपैरिजन करेंगे उसे चुना। तो सबसे पहले मॉनिटर चुनते समय क्या देखा जाता है, अटेंडेंस देखी जाती है कि भाई मॉनिटर ऐसा ना हो कि आए ना, खुद ही नहीं आ रहा है क्लास को, क्या मॉनिटर करेगा। तो इस मटेरियल को चुनते समय अबेंडेंस देखी गई। अबेंडेंस मतलब ये होता है कि ये कितनी मात्रा में इन्वायरमेंट में पाया जाता है, मतलब बहुतायत में पाया जाना चाहिए, ज़्यादातर पाया जाना चाहिए। तो अबेंडेंस देखी गई, तो कार्बन 12 की अबेंडेंस बहुत अच्छी खासी थी। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि एटम जो है वो लेस रिएक्टिव ना हो। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मतलब लेस रिएक्टिव ना हो। लेस रिएक्टिव मतलब आपका मॉनिटर ऐसा ना हो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, क्लास में शांत बैठा है, तो लेस रिएक्टिव ना हो। बात नंबर तीसरी ये देखी गई कि ऐसा ना हो मॉनिटर ही खुद ही शरारतें कर रहा है, बहुत ज़्यादा उधम काट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी भी कार्बन में थी। और कुछ चौथी चीज़ हम देखेंगे कि उसके आइसोटोप्स जो हों वो कम से कम हों। तो कार्बन जो होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स ही हैं, और अभी भी 3 ही हैं, और आइसोटोप्स इसके नहीं मिले हैं। आइसोटोप के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि आइसोटोप होते क्या हैं नेक्स्ट चैप्टर में। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम कंपैरिजन करते हैं दो रेशियोज़ का, जैसे एक एटम का मास ले लिया और उसका कंपैरिजन हमने यहाँ कार्बन से कर दिया, तो इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसको हम यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेफिनेशन जो है यही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जब आपसे एटॉमिक मास यूनिट पूछता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गिवन एन एटम इज़ हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये कह रहा है, इसको ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, जो एटम हमने लिया है वो कितना भारी है कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से। या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम। ये एवरेज मास को हम कंपेयर किया जाता है, जो एटम होता है या तो उसके एक एटम के
कंपैरिजन करेंगे तो उसका एक एटम का जो होगा मास ऊपर रख देंगे और दूसरे एटम का जिससे भी कंपेयर करना है उसका मास नीचे रख देंगे। लेकिन हम क्या लेते हैं, अब एक एटम को बाहर निकालना बड़ा कठिन बात है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज मास भी ले सकते हैं और उसे कंपेयर कर सकते हैं 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास जो हुआ वो, बटे मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम, जिससे जो आपने स्टैंडर्ड माना है, जिसकी आपने प्रॉपर्टी मानी है, एबेंडेंस होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, लेस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और आइसोटोप्स भी उसके होने चाहिए कम, ज़्यादा आइसोटोप्स भी ना हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। अब रिलेटिव एटॉमिक मास देखिए इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि कार्बन का ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो इतना होता है 2.66 ग्राम, 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो एटॉमिक मास निकालना है, मतलब मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलूँ या एटॉमिक मास बोलूँ, कंपैरिजन करके निकालना है। तो मुझे मालूम है भाई ऑक्सीजन का वेट इतना है, तो ऑक्सीजन का वेट ऊपर रख दिया, और 1 एटॉमिक मास कार्बन का वेट इतना होता है वो नीचे रख दिया। जब सॉल्व किया तो 16 यूनिफाइड मास इसका आंसर आ गया। अब ये कुछ एटॉमिक मास दिए गए हैं एलिमेंट के, जो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। इस तरीके से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। आइए अब एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, एएमयू क्या है? तो कहोगे मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट इन रिटन एज यू। कह रहा है जो मास होता है कार्बन के 1/12 पार्ट के, कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट का, वही वन एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। अभी आपने पढ़ा 1.669 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वही। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई। मतलब केवल आँखों से देखना क्यों पॉसिबल नहीं है किसी एटम को? तो आंसर है हमारे पास, द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल, बहुत छोटा होता है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी विद नेकेड आई, इसलिए हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। आल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और किसी के भी एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते। अभी हमने पढ़ा कुछ के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हम उसे देख ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।